Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel. Hope you are enjoying good health. So today our lecture topic is Saudi Aramco work permit saver old exam questions. So आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं. So फर्स्ट MCQs हमारे पास है गैस टेस्ट्स आर कंडक्टेड इन कन्फाइंड स्पेस. कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर हम गैस टेस्टिंग क्यों करते हैं? गैस टेस्टिंग इसलिए करते हैं ताकि कोई भी टॉक्सिक गैस हो कन्फाइंड स्पेस के अंदर उसको हम डिटेक्ट कर लें और उसको कंट्रोल करें उसके एक्सपोजर को, ताकि हम वहाँ पे सेफली काम कर सकें. जिस तरह के कन्फाइंड स्पेस में हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, अमोनिया हो सकती है, या ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन लो हो सकती है. तो ये इन सारी गैसेस की कंसनट्रेशन को चेक करने के लिए हम गैस टेस्टिंग करते हैं. तो इसका आंसर है बी, बिकॉज ऑल कन्फाइंड स्पेसिस हैव टॉक्सिक गैसेस. जितनी भी कन्फाइंड स्पेसिस होती हैं सब में टॉक्सिक गैसेस होती हैं, इसलिए हमने लाजमी गैस टेस्टिंग करनी है ताकि हम वहाँ पे सेफली काम कर सकें. कोई भी वहाँ पे टॉक्सिक गैस है वो हमें नुकसान ना पहुंचा सके. फिर सेकंड एमसीक्यू है हमारे पास, व्हाई डू वी हैव अ वर्क परमिट सिस्टम. हमने वर्क परमिट सिस्टम क्यों इम्प्लीमेंट करना है? मीन्स के कोई भी जो हम काम करवाते हैं उससे पहले हमने परमिट लेना होता है. हार्ड परमिट, कोल्ड परमिट, कन्फाइंड स्पेस परमिट, वो नेचर ऑफ वर्क के मुताबिक हम लेते हैं. सो परमिट वर्क सिस्टम हम क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं? उसके रीजन ये है टू प्रोवाइड अ सेफ वर्क प्लेस, ताकि हम सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड कर सकें, वहाँ पे हम सेफली काम कर सकें. क्योंकि परमिट के ऊपर सेफ्टी प्रिकॉशंस लिखी होती हैं, वो सेफ्टी प्रिकॉशंस हमने फॉलो करनी होती हैं कोई भी काम करने के लिए. सो वर्क प्लेस पे सेफली काम करने के लिए हम परमिट टू वर्क सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं. फिर हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है, आफ्टर द इशूअर एंड रिसीवर्स हैव प्लेस्ड देयर लॉक्स एंड होल्ड टैग्स ऑन द मेन ब्रेकर दे मस्ट. कि जब भी इशूअर और रिसीवर ने लॉक्स लगाने हैं या टैग्स लगाने हैं, मीन्स कि सर्किट ब्रेकर जो है उसको उन्होंने ऑफ कर दिया है, इलेक्ट्रिसिटी पे वो काम कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को आइसोलेट करना चाहते हैं, उसके ऊपर उन्होंने लॉक लगाए, टैग लगाए, मीन्स के लोटो अप्लाई किया है, लॉक आउट टैग आउट सिस्टम. तो जब इम्प्लीमेंट करना है उन्होंने किसको इन्फॉर्म करना है? तो उन्होंने अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है कि हमने लॉक लगा दिए हैं और टैग लगा दिए हैं, ताकि कोई भी बंदा मशीनरी को ऑन ना कर दे या ब्रेकर को ऑन ना कर दे जब तक हमारा काम कंप्लीट ना हो जाए. ये लॉक्स और टैग्स लगाने का मकसद होता है. फिर हमारे पास है व्हेन द रिसीवर साइंस अ वर्क परमिट. कि जो रिसीवर है, जो परमिट को रिसीव करता है, वो परमिट को कब साइन करता है? तो इसका आंसर है एग्रीज विद ऑल कंडीशन स्टेटेड ऑन वर्क परमिट. तो वो वर्क प्लेस की इंस्पेक्शन करेगा ईश्वर के साथ, ज्वाइंट साइट इंस्पेक्शन उसे कहते हैं. तो रिसीवर इंस्पेक्शन करेगा, वो देखेगा कि परमिट के ऊपर जो कंडीशन है, जो प्रिकॉशंस लिखी हुई हैं, जो भी एहतियाती तदाबीर मेंशन है, वो सारी वर्क प्लेस पे इंप्लीमेंट की गई है या नहीं की गई. अगर वो वर्क प्लेस पे इंप्लीमेंट की गई हैं तो वो परमिट के ऊपर साइन कर देगा और परमिट को ले लेगा, रिसीव कर लेगा काम को स्टार्ट करवाने के लिए. फिर हमारे पास है इफ न्यू हैजर्ड्स डेवलप एट जॉब साइट्स दैट वर नॉट डिस्कस्ड ऑन द वर्क परमिट द रिसीवर शुड. कि अगर वर्क प्लेस जो है, जब हमने परमिट रिसीव किया था उस वक्त वो हैजर्ड मेंशन नहीं था, उसके ऊपर कोई न्यू हैजर्ड आ गया, ठीक है, अगर वो डेवलप हो जाए, जिस तरह फॉर एग्जांपल जिस वक्त हमने परमिट लिया था उस वक्त ना विंड थी ना बारिश हो रही थी, ठीक है, तो वो तो हमने परमिट में मेंशन नहीं किया हैजर्ड. जब अच्छा उसके बाद बारिश होने लग जाए, विंड की स्पीड ज्यादा हो जाए, तो कंडीशन क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी, एक्स्ट्रा हैजर्ड डेवलप हो जाएगा. जिस तरह बारिश होगी स्लिपरी कंडीशन डेवलप हो जाएंगी, जिस तरह विंड स्पीड ज्यादा हो जाएगी, विंड स्पीड ज्यादा होगी, वो भी हमारे लिए हैजर्ड है. तो हैजर्ड जब एक्स्ट्रा हो जाएंगे फिर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा स्टॉप द जॉब एंड इन्फॉर्म द इश्यूअर. जो रिसीवर है वो वर्क को स्टॉप करवा देगा, जो भी वहां पे काम हो रहा है उसको स्टॉप करवा देगा और अपने इश्यूअर को, जिसने परमिट इशू किया है, उसको इन्फॉर्म कर देगा कि वर्क प्लेस पे एक्स्ट्रा हैजर्ड डेवलप हो गए हैं जो परमिट के ऊपर मेंशन नहीं किए गए. तो वो इसलिए काम को स्टॉप करवा देगा और अपने इश्यूअर को इन्फॉर्म कर देगा. फिर हमारे पास है व्हेन ग्राइंडिंग अ पीस ऑफ मटेरियल ऑफ मेटल विद अ पोर्टेबल पावर ग्राइंडर द टाइप ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इज. कि जब हमने कोई मेटल है या कोई मटेरियल है उसको हमने ग्राइंड करना है, किसके साथ? ग्राइंडर के साथ. तो हमने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कौन से यूज करने हैं? तो इसका आंसर है सेफ्टी ग्लासेस, फेस शील्ड कॉम्बिनेशन. सेफ्टी ग्लासेस और फेस शील्ड जो है उसका कॉम्बिनेशन मीन्स के दोनों चीजें हमने यूज करनी है जब भी हमने ग्राइंडिंग करनी है. फिर द मैक्सिमम वोल्टेज परमिटेड फॉर पोर्टेबल पावर टूल्स.
जितने भी पोर्टेबल पावर टूल्स होते हैं, जैसे ड्रिल मशीन है, ग्राइंडर वगैरह है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, वो कितनी पावर पे ऑपरेट करते हैं? मैक्सिमम 110 वोल्ट, 110 वोल्ट। ये लो पावर पे ऑपरेट करते हैं क्योंकि लो पावर में रिस्क कम हो जाएगी। अगर ज़्यादा पावर पे हम ऑपरेट करवाएं इनको तो वो कितनी होगी? 220, 240। तो जितनी पावर ज़्यादा होगी उतने रिस्क के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी लगेगी वो उतना ही ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाएगी। जितने वोल्टेज ज़्यादा होंगे उतने स्पार्किंग के वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होंगे। सो इसलिए जितने भी पोर्टेबल पावर टूल्स हैं वो लो पावर पे डिज़ाइन किए जाते हैं, 110 वोल्ट पे वो ऑपरेट करते हैं ताकि वहाँ पे स्पार्किंग ना हो। अगर किसी बंदे को इलेक्ट्रिसिटी लग भी जाती है तो कम से कम नुकसान हो। फिर हमारे पास सऊदी अरामको जनरल इंस्ट्रक्शन विच सेट्स फॉर दी वर्क परमिट रिसीवर रिक्वायरमेंट इज। सऊदी अरामको में मुख्तलिफ किस्म की जी आईज होती हैं। जी आई स्टैंड फॉर जनरल इंस्ट्रक्शन। तो वो मुख्तलिफ होती हैं, जिस तरह गैस टेस्टिंग है उसकी अलग है, या परमिट टू वर्क है उसकी अलग है, अगर हाइट पे काम कर रहे हैं उसकी अलग है, स्कैफोल्डिंग है उसकी अलग है। तो जो परमिट रिसीवर की जी आई है जिसमें परमिट रिसीवर के बारे में जनरल इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, उसका वो कोड क्या है? उसका कोड है हमारे पास GI 2.100। ये वर्क परमिट रिसीवर की जी आई है। फिर हमारे पास है इफ समवन इज इंजर्ड on your job site, a preliminary written report must be submitted to Saudi Aramco PMT project management team within period of time। कि जब भी कोई बंदा वर्क प्लेस पे इंजर्ड हो जाए तो जो पहले प्रीलिमिनरी रिटर्न रिपोर्ट होती है, जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसकी जो रिपोर्ट होती है, वो सऊदी अरामको की जो पीएमटी टीम है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम, उसको कितने टाइम में हमने सबमिट करवानी है? तो वो हमने 24 आवर्स के अंदर अंदर लाजमी प्रोजेक्ट मैनेज टीम को वो रिपोर्ट सबमिट करवानी है कि हादसा किस वजह से पेश आया, बंदा क्यों इंजर्ड हुआ है। वो सारी रिपोर्ट में हमने चीज़ें मेंशन करके 24 आवर्स के अंदर अंदर पीएमटी जो टीम है सऊदी अरामको की उसको हमने इन्फॉर्म करना है। फिर हमारे पास है वर्क प्लेटफॉर्म मस्ट हैव टॉप बोर्ड्स, मिड रेल्स, टॉप रेल्स एंड एक्सेस लैडर्स वंस दे रीच अ हाइट ऑफ। तो इसका आंसर है 6 फीट। कोई भी काम जो 6 फीट से ऊपर हो रहा हो उसे हम कहते हैं वर्क एट हाइट अकॉर्डिंग टू सऊदी अरामको स्टैंडर्ड। तो जो ओशा का स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक कोई भी काम जो जमीन से 4 फुट नीचे हो रहा हो या जमीन से 4 फुट ऊपर हो रहा हो उसे हम वर्क एट हाइट में काउंट करते हैं। जबकि जो सऊदी अरामको का स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक कोई भी काम जो जमीन से 6 फीट ऊपर हो रहा हो उसे हम वर्क एट हाइट में काउंट करते हैं। तो अगर हमने हाइट पे काम करना हो तो हमने स्कैफोल्डिंग लाजमी लगानी है। स्कैफोल्डिंग कहते हैं टेम्परेरी प्लेटफॉर्म विच इज बिल्ड फॉर वर्किंग एट हाइट। कोई भी टेम्परेरी प्लेटफॉर्म जो हम हाइट पे काम करने के लिए बनाते हैं, ठीक है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं जिस तरह टॉप बोर्ड, मिड रेल्स, टॉप रेल्स वगैरह, और उसके साथ लैडर होती है ऊपर चढ़ने के लिए। तो जो पूरा प्लेटफॉर्म बनता है उसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो स्कैफोल्डिंग हमें कब चाहिए होगी? जब भी हमने हाइट पे काम करना है, मीन्स के जमीन से 6 फीट ऊपर काम करना है। फिर हमारे पास है एक्सकवेशन स्पॉइल्स मस्ट बी सेट बैक ऑफ मिनिमम ऑफ फ्रॉम द साइड्स ऑफ एक्सकवेशन। सो एक्सकवेशन कहते हैं एनी मैन मेड कट ट्रेंच कैविटी फाउंड बाय अर्थ रिमूवल। कोई भी हम जो कैविटी बनाते हैं, जो खड्डा मारते हैं पाइपलाइंस बिछाने के लिए, जमीन को रिमूव करके, उसे हम एक्सकवेशन कहते हैं। तो वो जो मिट्टी हम जमीन से ऊपर मतलब लेके जाते हैं उसे कहते हैं स्पॉइल्स। जो भी नीचे से मटेरियल ऊपर फेंक रहे हैं जमीन से निकाल निकाल के, तो वो मटेरियल जो है, जो एक्सकवेशन के एजेस हैं, जो किनारे हैं, उससे हमने कितना दूर वो मटेरियल फेंकना है जो नीचे से हम मिट्टी निकाल रहे हैं या कोई और मटेरियल है। तो वो हमने 2 फीट के फासले पे हमने आगे फेंकनी है मट्टी, क्योंकि अगर बिल्कुल किनारों पे फेंकेंगे वो दोबारा मट्टी नीचे आ जाएगी और जो बंदा नीचे काम कर रहा होगा वो जमीन में दफन हो जाएगा। तो हमने 2 फीट का जो फासला है ना वो बरकरार रखना है। फिर हमारे पास है ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन एंड एस्टाइलिन गैस सिलेंडर दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय फर्स्ट फायर रेजिस्टेंस वाल और सेकंड अ डिस्टेंस ऑफ। जो एस्टाइलिन गैस होती है ये हम बेसिकली गैस वेल्डिंग में यूज करते हैं। सो एस्टाइलिन गैस के जो सिलेंडर्स होते हैं और ऑक्सीजन के सिलेंडर्स, इनको जब हमने स्टोर करना है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक फायर रेजिस्टेंस वाल होनी चाहिए इनके दरमियान, और सेकंड पे क्या होना चाहिए, अ डिस्टेंस ऑफ 20 फीट। हमने 20 फीट के फासले पे रखना है। ऑक्सीजन के सिलेंडर अलग रखने हैं, एस्टाइलिन गैस के सिलेंडर अलग रखने हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रखेंगे वहां पे कोई भी इग्निशन सोर्स मिल गया, कोई भी स्पार्किंग हुई, ऑक्सीजन साथ होगी, साथ गैस होगी और इग्निशन सोर्स आपस में मिलेगा तो वहां पे आग लग सकती है, धमाका हो सकता है। इसलिए हमने इनको दूर दूर रखना है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को और एस्टाइलिन गैस के सिलेंडर्स को। फिर हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लास्ड एज क्लास ए फायर।
जो फायर होती है उसकी मुख्तलिफ क्लासेज होती हैं, क्लास ए फायर, बी, सी, डी, एफ, मुख्तलिफ क्लासेज होती हैं। सो जो क्लास ए फायर है वो क्या होती है हमारे पास, ए फायर इन्वॉल्विंग सॉलिड मटेरियल्स, जो सॉलिड मटेरियल्स को बर्न कर दे उसे हम क्लास ए फायर कहते हैं। जिस तरह वुड है, लकड़ी, रबड़, ठीक है, या गत्ता, इस तरह की जो सॉलिड चीजें हैं उनको कोई भी आग आग लगा दे उसे हम क्लास ए फायर कहते हैं। फिर हमारे पास है द सॉइल टाइप इज लीस्ट स्टेबल इन एन एक्सकवेशन इज। तो जब भी हम एक्सकवेशन करते हैं, सो वहाँ पे जो एक्सकवेशन कर रहे होते हैं वहाँ पे जो सॉइल होती है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जिस तरह टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। तो जो लीस्ट स्टेबल, जो इतनी स्टेबल नहीं होती, वो कौन सी सॉइल की टाइप है, टाइप सी। जो टाइप सी है वो इतनी स्टेबल नहीं होती, वो ज़्यादातर रेतली होती है, रेतली मिट्टी होती है। तो टाइप सी इसका आंसर है। फिर हमारे पास है हाउ लॉन्ग इज वर्क परमिट यूजली वैलिड। जो वर्क परमिट होता है वो कितने अरसे के लिए वैलिड होता है या कितने टाइम के लिए वैलिड होता है। तो मोस्टली जो परमिट होता है वो 1 शिफ्ट के लिए वैलिड होता है, वो 1 शिफ्ट के लिए इशू किया जाता है। 1 शिफ्ट 12 घंटे की भी हो सकती है या 8 घंटे की भी हो सकती है। तो सऊदी अरामको में जो मोस्टली शिफ्ट होती हैं वो 12 घंटे की होती हैं। तो परमिट 1 शिफ्ट के लिए वैलिड होता है। फिर हमारे पास है हाउ फार अपार्ट शेल एक्सेस एग्रेस लेडर्स बी इन एक्सकेवेशन। जब हम एक्सकेवेशन जब करते हैं, जब हमने खड्डा मार देना है पाइपलाइंस बिछाने के लिए, तो वहां पे ऊपर नीचे जाने के लिए जो एक्सेस होता है वो अंदर आने का रास्ता होता है, जो इग्रेस होती है वो बाहर जाने का रास्ता होता है। तो अंदर आने के लिए, बाहर जाने के लिए हमने लैडर्स यूज करनी है। तो कितने फासले पे हमने एक लैडर लाजमी देनी है वहां पे एक्सकेवेशन में, 25 फीट के फासले पे, 25 फीट के फासले पे हमने लाजमी एक वहां पे लैडर देनी है। हर 25 फीट के बाद हम एक लैडर वहां पे रखेंगे ताकि लोग ऊपर नीचे आसानी से आ जा सकें। फिर हमारे पास है व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ डेवलप्ड स्किल्स ऑफ साइट सेफ्टी ऑफिसर। जो सेफ्टी ऑफिसर होता है साइट पे, उसके अंदर जो सेल्फ डेवलप स्किल होती है वो कौन सी होनी चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है एज अ सेफ्टी ऑफिसर। तो इसका आंसर है कंडक्ट साइट सेफ्टी इंस्पेक्शन विद अ चेकलिस्ट, कि वो वर्क प्लेस की इंस्पेक्शन कर सके, वहां पे प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर सके, उसकी प्रॉपर कॉमन सेंस काम करनी चाहिए कि अगर हाइट पे काम हो रहा है, वेल्डिंग हो रही है, कटिंग हो रही है, ग्राइंडिंग हो रही है या कन्फाइंड स्पेस में काम हो रहा है, तो उसमें कौन कौन से हैजर्ड हैं उनको वो फिजिकली ऑब्जर्व कर सके, उसकी इंस्पेक्शन कर सके चेकलिस्ट को यूज करते हुए। तो इसका आंसर है हमारे पास ए ऑप्शन। फिर हमारे पास है सिगरेट स्मोकिंग इज फॉरबिडन एनीवेयर ऑन सऊदी अरामको कंस्ट्रक्शन साइट्स एक्सेप्ट इन डेजिग्नेटेड एंड अप्रूव्ड स्मोकिंग शेल्टर। सऊदी अरामको में साइट्स पे स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है, ममनू है, आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। पर सऊदी अरामको में मखसूस डेजिग्नेटेड एरियाज होते हैं जहां पे आप स्मोकिंग कर सकते हैं। जी इसका आंसर ट्रू है। फिर रबर बूट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर पर्सन इंगेज्ड इन पोरिंग ऑफ कंक्रीट। जो भी बंदा कंक्रीट को पोर कर रहा है, ठीक है, उसके पास रबर बूट होने चाहिए, उसके जो पाँव हैं उनकी सेफ्टी के लिए। तो ये बिल्कुल ट्रू है, होने चाहिए। फिर हमारे पास है टूल बॉक्स सेफ्टी ब्रीफिंग मस्ट बी हेल्ड एट लीस्ट वंस अ वीक। तो जो टीबीटी हम देते हैं, टूल बॉक्स टॉक होती है, तो वो हफ्ते में एक दफा होनी चाहिए। ये गलत है, ये रोजाना होनी चाहिए। मीन्स कि जब भी हमने कोई काम करवाना है, चाहे हाइट पे काम करवाना है या कन्फाइंड स्पेस में काम करवाना है, वेल्डिंग करवानी है, कटिंग करवानी है, ग्राइंडिंग करवानी है, तो हमने उससे पहले लाजमी टूल बॉक्स टॉक देनी है। उसमें लोगों को बताना है कि आप आज हाइट पे काम कर रहे हैं तो हाइट के ये हैजर्ड हैं, ये प्रिकॉशंस हैं, ये प्रिकॉशंस आपने लाजमी फॉलो करनी है ताकि आप सेफली काम कर सकें। तो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करवाने से पहले हमने लाजमी टूल बॉक्स सेफ्टी मीटिंग करनी होती है। तो ये फॉल्स है, ये वीक में एक दफा नहीं होनी चाहिए बल्कि रोजाना जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उससे पहले होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। किसी भी चीज की आपको अगर समझ नहीं आई आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो काइंडली डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।